अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्रम मीर। श्रीनगर का लाल चौक सुबह 8 बजे स्कूल वैन स्कूल के बाहर रुकने लगती है और बच्चे हंसते खेलते उसमें से उतरते हैं। लेकिन अचानक से किसी कचरे के ढेर से 7-8 आवारा कुत्ते उनकी ओर आने लगते हैं, उन पर भौंकते हैं और कभी कभी उन पर हमला भी कर देते हैं। डाउनटाउन में एक बुजुर्ग औरत अपने हाथ में रोटी लेके आ रही होती है। एक आवारा कुत्तों का झुंड उनके पीछे लग जाता है। वो औरत गिरते गिरते बचती है, रोटी भी जमीन पर गिर जाती है और कुत्ते एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। छानापुरा में सुबह सुबह एक मिल्क बेचने वाला मिल्क वेंडर अपना साइकिल लेके जा रहा होता है जिसपे दूध के कंटेनर्स रखे होते हैं और अचानक से सड़क के किसी कोने से 7-8 कुत्ते उनका रास्ता घेर लेते हैं। वो साइकिल से उतर के ही एक हाथ से दूध का कंटेनर संभालने लगता है और एक हाथ से पत्थर उठाकर खुद को शायद बचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, इनमें से कोई भी सीन कैमरा पे नहीं आता, कोई ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं बनता, पर ऐसे सीन्स कश्मीर में हर दिन आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। सिर्फ श्रीनगर सिटी में 2024 के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 6,800 से ज्यादा डॉग बाइटेड केसेस हॉस्पिटल्स में दर्ज हुए और डब्ल्यूएचओ कहता है कि हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं, हर साल 18,000 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं और याद रखिए दुनिया का सबसे ज्यादा नंबर है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को रिलोकेट करने का एक हिस्टोरिक ऑर्डर पास किया है, तो कश्मीर ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकता? चलिए दोस्तों, कुछ ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं डेटा के साथ। एसएमसी यानी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एस्टिमेट्स के मुताबिक सिर्फ सिटी लिमिट्स में 2 लाख से ज्यादा कुत्ते मौजूद है, यानी कि हर 11-12 लोगों पर एक डॉग। एसएमएचएस और स्किम्स जैसे हॉस्पिटल दिन में डजन्स ऑफ द डॉग बाइट केसेस हैंडल करते हैं। याद रखिएगा, रेबीज हाई रिस्क होता है। नोट कीजिएगा कि सिर्फ श्रीनगर में 6,800 से ज्यादा इंसिडेंट्स 2024 में ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए थे और ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो और ज्यादा हो सकता है। अभी जैसे मैंने कहा, डब्ल्यूएचओ के डाटा के मुताबिक इंडिया में हर साल 18 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं। और याद रखिएगा कि वैक्सीन शॉर्टेज यहाँ कॉमन है और प्राइवेट ट्रीटमेंट कम से कम 3,500 से लेके 5,000 तक का हो सकता है। एबीसी रूल्स की अगर मैं बात करूं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कश्मीर में ऑलमोस्ट सिंबॉलिक है। सिर्फ एक स्टेरिलाइजेशन सेंटर है जहां मंथली कैपेसिटी 300 डॉग्स की है, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ इनकी हजारों में है। दोस्तों, मुझे याद आता है कि आज से 3 साल पहले एसएमसी ने यहाँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि साइकिलिंग के लिए रोड्स बनाया जाए ताकि लोग सुबह सुबह उठे और साइकिलिंग करें और अपनी हेल्थ सुधारें। लेकिन शायद एसएमसी ये भूल गया था जब ये आवारा कुत्ते हमको अपने घरों से सही सलामत पहले बाहर निकले तो। और यही चीज़ मैंने तब के एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर के एक फेसबुक स्टेटस के कमेंट पर लिखा था और ज़रा जवाब देखिए उन्होंने क्या लिखा। अब जरा इस मुद्दे को नेशनल लेवल पे लेके बात करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक ऑर्डर पास किया है दिल्ली एनसीआर के लिए, जहां इन्हीं स्ट्रीट डॉग्स को हटाने की बात हो रही है। डेट 11 अगस्त 2025, बेंच जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपंकर दत्ता। ऑर्डर सुनिए जरा। 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के हाई रिस्क एरिया से स्ट्रीट डॉग्स को रिमूव करो। डॉग्स को शेल्टर में रखो जहां वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन और सीसीटीवी भी हो। 24/7 डॉग बाइट हेल्पलाइन लॉन्च करो, मैक्सिमम 4 घंटे में रेस्पॉन्स हो और जो भी ऑब्स्ट्रक्ट करे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने बोला एबीसी रूल्स 2023 के अंडर स्टेरिलाइज्ड डॉग्स को वापस स्ट्रीट पे लाना एब्सर्ड है, जबकि डॉग बाइट केसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, ये ऑर्डर आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के पब्लिक सेफ्टी एंगल पे बेस्ड था। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ह्यूमन लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो कुछ लोग सपोर्ट में है, कुछ लोग नॉन सपोर्ट में है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इंडिया डिवाइडेड है, इंडिया स्प्लिट है। पहले कुछ एस्टिमेट्स की बात करते हैं। दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स है और सिर्फ गुड़गांव में ही 50,000 से ज्यादा है। और अगर शेल्टर कैपेसिटी की बात करें तो सिर्फ 200, यानी कि अगर आप सब डॉग्स को रिमूव करना भी चाहते हो, रिलोकेट करना भी चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। 1% से कम डॉग्स एकोमोडेट हो सकते हैं बस। सपोर्टर्स कैंप लेकिन कहता है कि पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम करना जरूरी है बच्चों और एल्डरली को ध्यान में रखते हुए। लेकिन नॉन सपोर्टर्स कैंप बोलते हैं ब्लैंकेट रिमूवल्स क्रुएलिटी है। राहुल गांधी ने भी इसे इनह्यूमेन कहा है और पीटा ने वार्न किया है कि यह अप्रोच साइंटिफिकली फ्लॉड और
अनसस्टेनेबल है। लीगल एंगल से देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एनिमल्स का इल ट्रीटमेंट पनिशेबल बनाता है। जब लेकिन ह्यूमन लाइफ पे बात आती है, इमिनेंट थ्रेट होता है, तो स्टेट के पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 के अंडर पब्लिक सेफ्टी को अपहोल्ड करते हुए क्लेरिफाई किया है। कश्मीर के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? इमेजिन करो कल को सुप्रीम कोर्ट वही ऑर्डर कश्मीर के लिए पास करता है, लेकिन कुछ सवाल है जिससे हम अपनी तैयारी का असेसमेंट कर सकते हैं। क्या हमारे पास इनफ शेल्टर्स है? तो जवाब आता है नहीं। क्या स्टेरिलाइजेशन स्पीड सही है, सफिशिएंट है? नहीं है। क्या विंटर में आउटडोर शेल्टर्स फीजिबल है इन डॉग्स के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। श्रीनगर के डॉग बाइट्स के नंबर हर साल बढ़ रहे हैं, पर हमारे पास पब्लिक हेल्थ लॉ एनफोर्समेंट का स्ट्रॉन्ग मॉडल नहीं है। गार्बेज डंपिंग पॉइंट्स रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए स्ट्रे डॉग्स फीडिंग अनकंट्रोल्ड है। कश्मीर के लिए दिल्ली का मॉडल अप्लाई करना डायरेक्टली इम्पॉसिबल है, डेंजरस भी है। यहाँ ज्योग्राफी, यहाँ क्लाइमेट और यहाँ रिसोर्सेज का फैक्टर अलग है। तो चलिए जरा आप लॉ को समझते हैं, थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखो, सिर्फ इमोशंस नहीं, कुछ और चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ, यानी कि सिर्फ जीने का नहीं, सेफ जीने का हक होना चाहिए। अगर स्ट्रे डॉग मेनेस सेफ्टी को थ्रेटन करता है तो स्टेट को एक्शन लेना ही होगा। आर्टिकल 51A(G) हमारी ड्यूटी है कि लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन भी हो, यानी कि दोनों चीजों से समझ आता है कि सेफ्टी और कंपैशन दोनों बैलेंस करने पड़ेंगे। IPC 289 अगर पालतू या कम्युनिटी डॉग हार्म करे तो ओनर या फीडर लायबल हो सकता है, ये नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है। ABC रूल्स 2023 की बात करूं तो स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और फिर डॉग्स को वापस सेम एरिया में रिलीज करना मैंडेटरी है। लेकिन दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को ओवरराइड करके एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। अगर पब्लिक सेफ्टी का थ्रेट हाई हो तो ABC मॉडल को बाईपास किया जा सकता है। और WHO का कहना साफ है, मास स्टेरिलाइजेशन प्लस वैक्सीनेशन ही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेथड है, लेकिन इसके लिए फंड्स, मैन पावर और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तीनों ही चाहिए। तो व्हाट्स द पॉसिबल वे फॉरवर्ड? आगे कैसे बढ़े? सॉल्यूशंस क्या है? दोस्तों, 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमारे पास है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, मिड टर्म सॉल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। अगर मैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की बात करूं तो हाई रिस्क जोन्स जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां से डॉग्स को शिफ्ट करो और रेबीज वैक्सीन का स्टॉक हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंश्योर करो। मीडियम टर्म की अगर बात करूं तो मोबाइल स्टेरिलाइजेशन वैन्स लॉन्च करो, गार्बेज और फीडिंग पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करो। और अगर लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, कश्मीर स्पेसिफिक स्ट्रे डॉग पॉलिसी बनाओ जो ह्यूमेन भी हो और इफेक्टिव भी हो। NGO पार्टनरशिप से स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स एक्सपैंड करो और विंटर प्रूफ शेल्टर्स बनाओ ताकि हमारे क्लाइमेट में एनिमल्स सेफ। दोस्तों, ये 3 स्टेप्स है, सेफ्टी, साइंस और कंपैशन। अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे तभी प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन निकलेगा। दोस्तों, एंड पर कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो अभी रिसेंटली आया हिस्टोरिक है, लेकिन ये एक वेकअप कॉल भी है। ये बताता है कि स्ट्रे डॉग क्राइसिस को इग्नोर करना ह्यूमन सेफ्टी के खिलाफ है। लेकिन कश्मीर के लिए हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो ह्यूमन हो, प्रैक्टिकल हो और हमारी ग्राउंड रियलिटीज को समझ कर बनाया गया हो। पब्लिक सेफ्टी और कंपैशन एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि साथ साथ चलते हैं, तभी हम अपनी स्ट्रीट्स, अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों को सेफ रख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके मोहल्ले का सीन कैसा है? स्ट्रे डॉग्स प्रॉब्लम है या मैनेजेबल है? नीचे कमेंट करके अपनी आवाज उठाए, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक पॉलिसी बनेगी नहीं। और ऐसी ही ग्राउंड रियलिटीज पर, फैक्ट्स पर और सच सुनने के लिए खुरम्स खास को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां मैं आवाज उठाता हूं उन चीजों के लिए जो बहुत जरूरी है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।